गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आप लोग सभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं? यस सर। चलो बस बेटा घर पे रहो, ठीक रहो। आजकल की कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। इस समय पे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप लोग ठीक रहें, घर से बाहर ना निकलें। जितना कोशिश हो घर पे ही रहें, जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने की। चलिए, कहाँ तक सर ने पढ़ा दिया था? उसने यही बताया होगा सर ने, साइबर क्राइम, साइबर लॉ। यस सर। चलिए, तो IT एक्ट आज थोड़ा सा बता देते हैं। IT एक्ट 2000 क्या है, बताओ जरा मेरे को। सर बेसिकली एक ये सर साइबर लॉ है, जो क्राइम्स और जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए हैं सर, जिससे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके सर। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की थी सर ने। इसका एक अमेंडमेंट वर्जन भी है सर, जिसे IT एक्ट 2008 कहा जाता है सर। IT एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। यस सर। बेटा IT एक्ट जो आया था, तो जो आया था वो 2000 में आया था, है ना? 17 अक्टूबर 2000। तो इसका पर्पस क्या था? जितने भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए IT एक्ट उसमें आया। प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब जैसे मान के चलिए फिजिकल गुड्स हैं, अगर किसी ने चोरी कर ली तो जिसके पास पकड़ा जाएगा IPC की एक्ट के अकॉर्डिंग, a person is punishable. But in the digital goods and digital services or digital document, that is very difficult to identify because आपका इंफॉर्मेशन है, डेटा किसी ने चोरी कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी इंफॉर्मेशन की चोरी हो गई? इस वजह से IT एक्ट 2000 प्रपोज किया गया। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आगे 126 स्टूडेंट आ गए। The primary purpose of the IT Act is to provide the legal recognitions to electronic commerce and to facilitate filling of electronic records with the government. Information Technology Act 2000 consisted of 94 sections segregated into the 13 chapters. So, to provide a legal recognitions for transactions, मतलब पर्पस क्या था? एक लीगल रिकॉग्निशन डिफाइन किया गया। जैसे जब भी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, they are providing the digital document, you are purchasing goods and services, तो एक लीगल रिकॉग्निशन डिफाइन किया गया ट्रांजेक्शन्स के लिए। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसी, द एम, इंडियन पेनल कोड IPC, द एविडेंस एक्ट 1972, द बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1981 and Reserve Bank of India Act 1934 aim to provide the legal framework to all electronic records. तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन थे या रिकॉर्ड थे, उनके लिए IT एक्ट 2000 प्रपोज किया गया। अब बात आती है बेटा, कौन कौन से IT एक्ट 2000 के अंदर सेक्शंस थे और कौन कौन सी चीजें आई। तो सबसे पहली चीज आई, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ इंचार्ज। तो ये कैटेगरी किसके अंदर आया? सेक्शन अंडर 43। किस सेक्शन के अंदर था IT एक्ट के? तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि टेम्परिंग अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, तो किस सेक्शन के अंदर है? 66 के अंदर है, 67 के अंदर है, 70 के अंदर है, या किस सेक्शन के अंदर आता है? तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे होते हैं, उनके अंदर आप अगर अल्टरेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, डिलीट करते हैं उनको, तो सेक्शन 43 सेक्शन के अंदर आएगा। हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम्स, डेटा अल्टरेशन, अगर आप किसी क्या कहते हैं, हम किसी सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर टारगेट करके अटैक करते हैं, either you are sending some malicious activity, you are performing some alteration or modification in the data stream, that under category of section 66. Publishing obscene information मतलब इसका पर्पस क्या है बताओ? बताइए बेटा। अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी बंदे के बारे में पब्लिश करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या चैटिंग के थ्रू और व्हाटएवर, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है,
दैट इज द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 67। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोटेक्ट सिस्टम, ये आपका आता है सेक्शन 70 के अंदर। अनऑथराइज्ड एक्सेस का पर्पस क्या है? यू डू नॉट हैव प्रिविलेज टू एक्सेस द सिस्टम, रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स, बट यू आर एलिवेशन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ ऑथराइज्ड यूजर। मतलब जो अनऑथराइज्ड बंदा है या जो अटैकर है, जो ओपोनेंट है, they are taking the privilege of the authorized and try to access the information or database. That is a category of section 70. Breach of confidentiality as well as privacy. Generally confidentiality हमारी जब कब breach होती है बेटा? Suppose that I am sending some information in between, anybody capture this information but they are not try to modify this information. वो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, डिलीशन नहीं कर रहा, बट वो क्या कर रहा है? इंटरसेप्टिंग योर इंफॉर्मेशन। तो जो आपका सीक्रेट डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो डिस्क्लोज हो गया। तो दिस इज अ कैटेगरी ऑफ सेक्शन 72। पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दिस इज अ सेक्शन 73। फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर का पर्पस क्या है बेटा? एनीवन? एनीवन? What is the purpose of false digital signature? False digital signature का पर्पस क्या है बेटा? और किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अगर कोई बंदा किसी एंड यूजर के या किसी पर्सन के सिग्नेचर का यूटिलाइजेशन करता है फंड ट्रांसफर के लिए या मनी कैप्चर करने के लिए, वो सारी की सारी कंडीशंस किसके अंदर आती हैं? सेक्शन 73 के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के किसी ने फोर्जरी चेक में कर दी, साइन क्रिएट किए और उस चेक का यूटिलाइजेशन कर लिया, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? सेक्शन 73 के अंदर। नेक्स्ट, सेंडिंग, ट्वीटिंग एंड डिफॉर्मेटिंग मैसेज बाय ईमेल, सेक्शन 503 अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम एंड आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग 499। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आइदर मैसेजिंग और आइदर ईमेल सर्विसेज, मान के चलिए आपने मिलियन ऑफ ईमेल सेंड कर दिए किसी सर्वर पर, क्या होगा? सर्वर क्रैश हो जाएगा। ऑथराइज्ड यूजर आर नॉट एबल टू एक्सेस ऑथराइज्ड रिसोर्सेज, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 503 अंडर द कैटेगरी ऑफ IT Act 2000 as well as according to the IPC Indian Penal Code 499 के थ्रू आप पनिशेबल होंगे। फॉर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अगेन सेक्शन 463 IPC, मतलब कि अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की, उनको चुरा लिया या एविडेंस को मिटाने की कोशिश की, तो वो 463 IPC की धारा के अकॉर्डिंग है। बोगस वेबसाइट्स, साइबर फ्रॉड, again the category of section 420 IPC। email spoofing, email spoofing का पर्पस क्या है? anyone? anyone? what is the purpose of fake emails? हाँ, अगर आप जैसे मान के चलिए, जैसे ये 2016 या 17 में हुआ था, हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने दास सर के सिग्नेचर को यूज किया और एक नोटिस जैसे आता है उसमें उनके सिग्नेचर किए और एक नोटिस प्रोपोगेट कर दिया कि फॉर नेक्स्ट 3 days क्लासेस विल बी शट डाउन, नो क्लासेस। तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ गया? ईमेल स्पूफिंग। Emails. ईमेल भेज दिया बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट थे GLU वॉल पे, और उसके बाद एक नोटिस चस्पा कर दिया। तो सेक्शन 463 एज वेल एज 500 IPC के अकॉर्डिंग पनिशेबल है। वेब जैकिंग का पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब जैकिंग? अगर आप किसी भी ऑथराइज्ड वेबसाइट को स्कैनिंग करते हो, उसके कंटेंट को मॉडिफाई करते हो या उसके थ्रू कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हो, तो सेक्शन 383 IPC के अकॉर्डिंग यू आर पनिशेबल। अब आता है आपका ऑनलाइन सेल्स ऑफ ड्रग्स। तो आपने देखा होगा ये किस कैटेगरी के अंदर आता है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। इसको नॉर्मल पुलिस
या नॉर्मल साइबर क्राइम, दे आर नॉट डीलिंग. तो अकॉर्डिंग टू द नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट दे विल डील. जैसे आपने देखा होगा सुशांत सिंह का जो केस हुआ था कि जितने भी अभी फिल्म स्टार फंसे थे तो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आए थे? either they are using chatting or email services or telephone electronic gadgets they are using for selling or purchasing or whatever, but किस एक्ट के अकॉर्डिंग है वो? नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर. उसको नॉर्मल पुलिस जो है बेटा वो डील नहीं करेगी और ना ही साइबर क्राइम डील करेगा. हाँ, you can take a help of cyber expert for retrieving the message or retrieving WhatsApp messages or telephone call records, all these things, but deal by the narcotics department. Same as online sales of arms. Anybody is selling वेपन्स सर, arms, वेपन्स. हाँ वेपन्स का, तो वो आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. इसीलिए बेटा इसमें गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले, रेगुलेशंस निकाले, इनका पर्पज यही था कि प्रॉब्लम कहाँ थी कि अगर कोई फिजिकल गुड्स से चोरी कर लिया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए नॉर्मल जो हमारे इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर सारे सेक्शंस डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट डिफाइन है. बट अगर आउटसाइड द इंडिया अगर कोई बंदा ऐसे काम करता है तो उसके लिए हमारे पास कोई ओपिनियन में कोई सेक्शंस नहीं थे. तो इसकी वजह से IT एक्ट 2000 प्रपोज किया गया. क्लियर? यस सर. अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 43. If any person uses a computer or system network without permission of the owner or any other persons who is in charge, अगर कोई बंदा बिना किसी परमिशन के नेटवर्क को या कंप्यूटर रिसोर्सेज को बिना परमिशन के यूज करता है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 43. तो इसके लिए कंडीशन क्या है? एक्सेस, डाउनलोड, copy any data from such computers, introduce computer viruses into any computers, damage any computer network or computers, change account settings. अगर कोई बंदा किसी एडमिन पैनल की प्रिविलेजेस को एक्सेस कर ले और उसके बाद अपने लोगों को प्रिविलेज दे दे, सम मॉडिफिकेशंस कर दे या नेटवर्क को जैम कर दे, all the category of section 43. So he shall be liable to pay damages by the way of compensation not exceeding 1 crore to affected person. Clear? यस सर. Next section है हमारा 66, hacking the computer system. So information residing in a computer resources must be either destroyed, deleted, altered, dismissed in a value or utility, affected injudiciously. तो मान के चलिए अगर मेरा लैपटॉप है, मेरे केबिन में रखा हुआ है, a lot of information is there. If anybody is hacking my computer systems, then the category of under section 66, अगर वो मेरे डेटा को डिस्ट्रॉय करता है, मेरे डेटा को डिलीट करता है, अल्टर करता है. अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर उसने मेरे सिस्टम को हैक कर लिया बट ही इज नॉट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉइंग माय डेटा, नॉट डिलीटिंग, नॉट अल्टरिंग, वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा. क्लियर? तो फिर किस सेक्शन के अंदर आएगा बताओ जरा? If anybody is capturing my information but not destroy, not deleted, not modify, then in this section सर अनऑथराइज एक्सेस. देखते हैं, देखो ऑनलाइन ड्रग्स, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल एज प्राइवेसी सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग आएगा नहीं आएगा? सर 70 के अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है सर. हाँ, 70 और 72 दोनों के अकॉर्डिंग आता है. अगर वो वाइल आई एम ट्रांसमिटिंग और वो मेरा अगर सिस्टम भी एक्सेस करता है तो सेक्शन 70 और 72 दोनों के अकॉर्डिंग आ जाएगा. विदाउट माई परमिशन एक्सेस कर रहा है तो सेक्शन 70 के अंदर आ गया, और उसने कोई अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन नहीं किया बट मेरे डेटा को रीड कर लिया, अंडर सेक्शन ऑफ 72. क्लियर? क्लियर है बेटा?
Yes, sir. तो बेटा इसके लिए पनिशमेंट क्या है? 3 years जेल और फाइन अप टू 2 lakhs, या तो 3 साल की जेल होगी। और एक चीज ध्यान रखना, साइबर क्राइम के अंदर नॉन वेलेबल वारंट इशू होता है। इसका पर्पज होता है कि 6 महीने तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आपको डायरेक्टली उठा के सीधे जेल में डाल देंगे। वो 6 महीने बाद उस पर स्टार्ट होगा सुनवाई करना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। क्लियर? Yes, sir. तो यार यू आर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल। आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे अभी भी रिसेंटली मेरे पास भी बहुत सारे फेक मेल्स आते हैं बच्चों की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब फिर अगेन एक मेल आया था, फाल्गुनी जो अपने डीसी सर हैं उनकी तरफ से अगेन एक मेल आया कि दे वांट टू मीट यू, काइंडली मेल मी ऑन दिस मेल आईडी, रेस्पॉन्स योर मेल। मैंने कहा यार उनके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, they can directly call me while they are sending me mail, or only 2 lines in a message. Obviously, you can identify this is a fake mail. Yes or no? While Yes, you are sir. while you are sending any reply, this mail may be possible your email services is compromised. अगर मैंने बैक मेल किया तो ऑब्वियसली वो मेरी कुकीज की हेल्प से मेरे पूरे पूरे डेटा को कैप्चर कर लेगा। Next one is section 67. Publication or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct. Punishment क्या है? First conviction with 2 to 5 years of imprisonment, मतलब डायरेक्टली ये 2 से 5 साल की जेल और फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। Second, convictions with imprisonment up to 7 to 10 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees. तो फर्स्ट और सेकंड कन्विक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा? एनीवन? एनीवन? बेटा नॉर्मल सी बात है, अगर किसी ने इस तरीके की किसी फोटो को अपलोड कर दिया या अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स पे पोस्ट कर दिया तो जनरली 2 to 5 years जेल रहती है और 1 लाख रुपीज फाइन रहता है। अगर उसकी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो 7 to 10 years जेल और 10 लाख रुपीज फाइन। क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम लोग एक क्विज करते हैं, फिर बाकी के सेक्शंस में आगे आपको पढ़ाऊंगा कल की क्लास में। बेटा क्विज के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से किया करो, और किसी क्वेश्चंस में भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ लिया करो, है ना? क्योंकि मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कर लें। तो एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन द क्विज। ज्वाइन करिए बेटा फटाफट क्विज। एवरीवन ज्वाइन द क्विज। ये आदमी तो सो गए होंगे, पता ही नहीं है। ज्वाइन करना स्टार्ट करिए बेटा फटाफट। Yes, sir. डे 444 नाम से ज्वाइन मत करिए, क्योंकि इसके जब मैं मार्क्स कैलकुलेट करूंगा तो मेरे
क्विज का कोड क्या था? कोई क्विज का कोड बता दो भाई, क्या था? चलवे यशु, हाँ कोड बता क्विज का क्या था? लाबाडा 129,426. राइट, चैट बॉक्स में भेज सबको। मेरा नेटवर्क इशू था। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। ओके ओके, चलिए ज्वाइन करिए फटाफट। कोई कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? ओनली 9 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करिए फटाफट कोई बेटा। अभिषेक, ज्वाइन करिए। 62 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है बेटा। हरी आप ज्वाइन करिए सभी लोग। जितने लोग रह गए हैं फटाफट से ज्वाइन करिए। नेटवर्क इशू है। सेवेंटी सेवन अदर्स प्लीज ज्वाइन करिए बेटा। आउट ऑफ 276 ओनली 77 स्टूडेंट ज्वाइन। ज्वाइन करिए फटाफट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूं बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। बाकी इधर ज्वाइन करते जाइए कोई इसको बेटा। सर व्हाट इज द गेम कोड सर? है बेटा? गेम कोड 129426 ऊपर आ रहा है, स्क्रीन पे आ तो रहा है 129426। और पीपीटी के लिए आज इवनिंग में मेरे को कोई भी व्हाट्सअप कर देना। तो MNG1 की नाम की पीपीटी मैंने आपको शेयर करा दी है। बाकी 2 पीपीटी और हैं, वो मैं आपको शाम को मेरे को मैसेज कर देना सेक्शन वाइज।
तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, अपने ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। अटेम्प्ट करिए क्विज को। अभी किसी ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किया? बेटा अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए बेटा। अंकित, अंकित यस सर। अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन सर बेटा? अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके इसमें सर डिस्प्ले नहीं हो रहा है सर, आई थिंक। डिस्प्ले नहीं हो रहा है यस सर। बार बार ये का प्रॉब्लम। तो करीना इसको लगता है बहुत सारे क्विज वगैरह चल रहे होंगे, तो इसकी भी खराब है। बच्चे अटेंड कर रहे हैं। अटेंड करिए तो बार बार रिकनेक्ट मांग रहा है। अटेंड करिए बेटा। हेलो हेलो।
हेलो। हेलो। आकाश बोल। भाई ये मेरा टेस्ट लॉगिन नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से सर। सर की आवाज। सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो 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 हेलो। यस सर। बेटा मेरे यहाँ एक रिलेटिव खत्म हो गया, आप लोग क्विज अटेंड करके आपको ज्वाइन कर देना, ठीक है? ठीक है बेटा। हेलो। यस सर। कोई रिलेटिव बेटा खत्म हो गया मेरे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक क्विज अटेंड करके अपनी क्लास को लीव करते आना, ठीक है? Okay, sir. ओके ओके। Okay, sir.
चलिए बेटा मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके सर। ओके बेटा, है ना, कल मैं देखता हूँ, है ना, ओके सर। अगर हुआ तो देखता हूँ, नहीं तो फिर कल क्लास करता हूँ। थैंक यू।